चल पड़े कोटि पग उसी ओर, चल पड़े जिधर दो पग डग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। 3 व्यक्ति यदि न होते तो आज भारत भारत नहीं होता। इस घटना का पूरे देश और पूरी दुनिया पर असर पड़ा, जो मैं बताने जा रहा हूँ। परिवार विशेष से इतना नाम कैसे जुड़ गया कि आज एक परिवार विशेष गांधी जी के नाम से ही चल रहा है? वो उनकी अपनी वो जाति नहीं है। कई लोग कहते हैं कि वो लड़कियों के कंधे पर हाथ रख के चलते थे, तो वो लड़कियां कौन थी? भगत सिंह की फांसी का जब जिक्र आता है तो लोग कहते हैं कि क्या गांधी जी उसको रोक नहीं सकते थे? तो भगत सिंह का रास्ता था, वो गांधी पसंद नहीं करते थे। तो गांधी जी सरकार थे क्या? ये सोचना चाहिए कि गांधी प्रधानमंत्री नहीं थे, राष्ट्रपति नहीं थे, उनके कहने से उसकी फांसी रुक जाती है। कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने ही वो थे जिन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा का नाम दिया। सुभाष चंद्र बोस ने उनको महात्मा नहीं कहा। तो बहुत से लोग ये बोलते हैं वीर सावरकर को काला पानी भेजा गया, लेकिन गांधी जी कभी वो भी लड़ रहे थे आजादी के लिए, वो भी अंग्रेजों के खिलाफ थे, लेकिन वीर सावरकर को काला पानी तक पहुंचा दिया गया, लेकिन गांधी जी कभी क्यों नहीं गए? लगता है कि आपने सारे विवादास्पद प्रश्न मुझसे ही पूछने का आज वो उठ कर लिया है। कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में उनकी वेशभूषा अलग थी और भारत में प्रवेश करते ही वापस उनकी वेशभूषा बदल गई। कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी जैसा पीआर स्टंट शायद अब लोग कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने उस जमाने में कर दिया। एक कहावत है, जैसा देश वैसा वेश। और गांधी जी ने बोला कि जो काते सो पहने, आज जो पहने सो काते। ये तो दिखावा है, पाखंड है, अपने को गांधीवादी बनने का ढोंग। सावरकर का रास्ता तब भी गलत था और आज भी गलत है। आज भी गलत है जो उसके रास्ते पर चलते हैं। कि गांधी जी कहते थे कि आजादी के बाद कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं, कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, और हमेशा वो गांधी जी को गाली ही देते रहे। लेकिन गांधी जी टस से मस नहीं हुए। गांधी जी लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी में उनको लड़ना पड़ा। तो उसने कहा यही है गांधी। यहाँ लोग अपने माँ बाप के प्रति कृतज्ञता नहीं व्यक्त करते, तो गांधी के प्रति क्या कृतज्ञता व्यक्त करेंगे? तो गांधी जी ने ऐसा क्या किया कि पूरी जनता इकट्ठी हो गई? आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है, और शायद अगर आपका प्रश्न न होता तो मैं इस बात का जवाब नहीं दे पाता। आज भी आप देखते होंगे जगह जगह जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगते रहते हैं। तो जब दांडी यात्रा की तो उसका मजाक बहुत लोगों ने उड़ाया। जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, अरे नमक बनाने से क्या होगा? तो गांधी जी का जवाब था कि एक बार बना के तो देखो। उसके जूते का निशान गांधी जी की छाती पर ऐसे पड़ गया। गांधी दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी बन चुके थे। चौरी चौरा आंदोलन उन्होंने चलाया, लेकिन उस असहयोग आंदोलन को उन्होंने वापस ले लिया। इसका कांग्रेस में भी बड़ा विरोध हुआ। तो देहरादून भी उस नमक यात्रा में शामिल हुआ। हर गांव का अपना गांधी था, हर चौराहे का अपना गांधी था, हर शहर का अपना गांधी था। आजादी की लड़ाई में चरखे और खादी का बहुत बड़ा कोई भी व्यक्ति नहीं बन सकता था कांग्रेस का सदस्य। वो देखा तो बहुत क्रोधित हुआ। उसने फिर 2 बार थूका, 3 बार थूका। तो गांधी जी फिर उठे और कागज से थूक को पोंछ करके फिर उन्होंने फेंका। और गांधी को बदलने में कस्तूरबा का भी बहुत बड़ा योगदान था। नहीं तो गांधी शुरू में तो वैसे ही पोंगापंथी और दकियानुसी परिवार से ही आए थे। तो वो अंग्रेज तो चले गए जिनके राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था, लेकिन वह एक बूढ़ा आदमी जो लाठी लेकर के चलता था, उसके चेहरे पर सूरज कहीं न कहीं प्रकाश डालता रहता है। ऐसा पूरी दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं है। राहुल गांधी आज की तारीख में बदले हुए एक प्रकार से महात्मा गांधी के रास्ते पर चल पड़े हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में महात्मा गांधी को ठीक ठीक राहुल गांधी जी रहे हैं, जैसे उन्होंने भारत यात्रा की। गांधी जी ने बहुत सारी जो फीमेल मतलब जो लड़कियां थी उनके साथ नग्न अवस्था में वो बैठे थे, इस तरीके की चीजें इस पुस्तक में उन्होंने खुद भी लिखी हैं। ये उनके प्रयोग में से एक बोला जाता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? हम कोई उनका बचाव नहीं कर रहे हैं कि ऐसे लाखों भगत सिंह फांसी पर चढ़ जाए। अक्सर हमारे गृह मंत्री कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर को ठीक कर देंगे, हम नक्सलवाद को जड़ से समाप्त कर देंगे। नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। भारत एक ऐसा देश है जहां साबित करना पड़ता है। बिना साबित किए आपको कोई कुछ मानेगा नहीं। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना नहीं की। वो कि जो गांधीवादी सावरकर के एक विरोध और आलोचना करते हैं उनसे मैं सहमत नहीं हूँ। उनके 3 माफीनामे मेरे पास भी रखे हुए हैं। कोई अगर देहरादून में देखना चाहे तो माफी मांग के छूटे। लेकिन अंत में आजादी तो गांधी के रास्ते से ही मिली ना। गांधी जी एक दिन स्वर्ग में चित्रगुप्त से पूछे, संसार में हमारे 3 बंदरों का क्या हाल है? तो चित्रगुप्त ने बताया कि आपके 3 बंदर काफी मजे कर रहे हैं।
तो बोला अच्छा। तो उन्होंने कहा कि एक बंदर जो आपका अंधा है वो कानून बन गया है, और एक बंदर जो बहरा है वो सरकार बन गया है, और एक बंदर जो गूंगा है वो जनता बन गई है। तो गांधी के तीनों बंदर कहीं गए नहीं हैं। गांधी को समझना, गांधी को जीना और गांधी हो पाना एक बहुत बड़ी बात है। नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज नेत्रा। गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी, ये वो नाम है जिसे भारत या दुनिया कभी भुला भी नहीं सकती, और इनके नाम का डंका अलग ही बजता है। और तो गांधी जी के जीवन जितना सरल था उतना ही मिस्टीरियस भी है, क्योंकि उनके जीवन के कई पहलू हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी भी है, और अगर हम समझ लें तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो जो गांधी जी को समझते हैं, जो उन्हें पहचानते हैं, जानते हैं, आज हम उनसे बात करेंगे ताकि हम गांधी जी को समझ पाएं कि गांधी जी सिर्फ जो एक भारत में एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि एक धोती कुर्ते में दिखाई दिया लोगों को, सिर्फ उतना ही नहीं था, उससे अलग भी उनकी एक अलग पर्सनालिटी हुआ करती थी। तो इस बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए जो जुड़ रहे हैं वो है डॉक्टर विजय शंकर शुक्ला जी, जो कि पूर्व संयुक्त निदेशक रहे हैं ग्राम्य विकास के। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, अब बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आपसे सीधा सवाल ही पूछूंगी, कौन है गांधी जी, कौन थे गांधी जी और क्या रहे? भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें मोहनदास करमचंद गांधी की, तो जब से यह सृष्टि है और भारतीय वाङ्मय है, भारतीय मनीषा है, उसमें तीन व्यक्ति यदि न होते तो आज भारत भारत नहीं होता। उसमें पहला नाम महर्षि पाणिनि का है, जिन्होंने संस्कृत का व्याकरण बनाया। अगर संस्कृत का व्याकरण न होता तो आज हमारे ये जितने भी उपनिषद, वेदादि और श्रीमद् भागवत इत्यादि वो नहीं होते। दूसरा नाम आचार्य शंकराचार्य का है कि जिन्होंने हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना की और पूरी देश में गए, अफगानिस्तान तक गए, हिंदू धर्म का पुनरुद्धार किया। और तीसरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी का है कि जब इस देश में उन्हीं जैसे एक व्यक्ति की जरूरत थी, कि वर्षों की गुलामी और अंग्रेजों के शासन के बाद एक ऐसी सत्ता जिसका सूरज नहीं डूबता था, इस देश में एक से एक लोग थे, राजा महाराजा थे, ICS अफसर थे, एक से एक विद्वान थे। हम उनके नामों पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन उन्हीं के बीच में महात्मा गांधी का आविर्भाव होता है, जो तमाम विविधताओं वाले इस देश में, जहाँ विभिन्न धर्म, भाषा, जाति, क्षेत्रीय विविधताओं, विषमताओं के बीच में उस सब के एक सर्वमान्य नेता, पूर्वज अपने पिता के तरह से उभरे, और जो कुछ किया उसका प्रभाव भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके ऊपर महात्मा गांधी का प्रभाव न पड़ा हो, कोई बात नहीं। लेकिन आने वाले वर्षों तक दुनिया का कोई भी व्यक्ति महात्मा गांधी से प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। तो ये गांधी जी को आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में बिल्कुल बयां कर दिया, लेकिन गांधी जी जो भारत आने से जो पहले वाले गांधी जी थे उनके बारे में ज़रा बताइए, क्योंकि सभी लोग बैरिस्टर थे, साउथ अफ्रीका हो चाहे इंग्लैंड हो, उनका जीवन का सफ़र बहुत लंबा रहा है। तो उस सफ़र के बारे में और उन गांधी जी के बारे में ज़रा बताइए। ऐसा है कि गांधी जी जैसे एक आम विद्यार्थी होता है, वैसे पढ़ने के लिए विलायत गए, और जब उन्होंने बैरिस्टरी पास कर ली तो बैरिस्टरी कोई ऐसी बात नहीं थी कि कोई नहीं कर सकता था। बैरिस्टर होना एक सरल बात थी, कोई बहुत कठिन बात नहीं होती थी। जैसे आजकल सेमेस्टर सिस्टम होता है, वैसे हाई स्कूल पास करके आदमी बैरिस्टरी कर सकता था, और जितने पेपर में पास हो जाओ ठीक है, नहीं तो फिर से पास कर लो। तो आम तौर से लोग बैरिस्टर हो जाते थे। तो गांधी जी भी गए और वहाँ से बैरिस्टर होकर के आए। तो जब वो आए तो उन्होंने मुंबई में अपनी वकालत भी शुरू की, लेकिन वो एक अजीब तरह के वकील थे। तो आज भी वकील अगर एकदम से सत्यनिष्ठा पर है तो उसकी वकालत जरा मुश्किल से चलेगी। गांधी जी की भी नहीं चलती थी। इतने में उनको
हाजी शेख का निमंत्रण मिला दक्षिण अफ्रीका में मुकदमा लड़ने के लिए। तो दक्षिण अफ्रीका जब गए तो हाजी शेख के पास एक से एक बड़े बड़े वकील थे, उनको वकीलों की कमी नहीं थी। गांधी जी को केवल इसलिए ले गए, जैसे एक जूनियर वकील होता है जो मुकदमे वगैरह देखता रहता है, जब जरूरत होगी तो सीनियर वकील आ जाएगा। इस तरह से वो दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। और दक्षिण अफ्रीका जब वो पहुंच गए तो ये घटनाएं आम हैं कि वहाँ विभेद था और गोरे काले का, और गोरे काले के विभेद का सामना कई बार हुआ उनको, जैसे उनको ट्रेन से फेंका जाना, या वहाँ तरह तरह के कानून जो भारतीयों पर अलग से लागू होते थे, कालों पर अलग से लागू होते थे, गोरों पर अलग से लागू होते थे। गांधी जी को मजबूरन उनसे रूबरू होना पड़ा। गांधी जी लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी में उनको लड़ना पड़ा। और तब उन्होंने वहाँ फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। और फिनिक्स आश्रम में तरह तरह के लोग आए, अंग्रेज भी थे, दक्षिण अफ्रीका वाले भी थे। कम शब्दों में अगर हम कहें तो सत्याग्रह और जेल, दो शस्त्रों से उन्होंने वो लड़ाई जीत ली। और 1915 आते आते उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में गैर बराबरी को बहुत हद तक ठीक कर दिया। और यही नहीं, वह बीज पड़ा रहा दक्षिण अफ्रीका में। और पूरे 54 वर्ष के बाद नेल्सन मंडेला के रूप में एक राष्ट्रपति हुआ दक्षिण अफ्रीका में। तो वो राष्ट्रपति जो हुआ तो उसने अपने शपथ में कहा, अपने शपथ समारोह में कहा कि मैं जेल गया था एक कम्युनिस्ट क्रांतिकारी की हैसियत से, लेकिन जब छूटा हूँ और आया हूँ, 27 साल के बाद वो छूटे थे, तो एक गांधीवादी कार्यकर्ता के रूप में आया हूँ। और पहली बार सचमुच जिनका देश है उन काले लोगों के प्रतिनिधि के रूप में मैं राष्ट्रपति बना हूँ। ये गांधी जी की देन है, ऐसा उन्होंने खुद कहा। जी। तो साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी अलग अलग तरीके से उन्होंने आंदोलन चलाए, चाहे वो जो अंग्रेज़ों के द्वारा अलग अलग पत्र दे के उनकी, आप बेसिकली आइडेंटिटी कार्ड जिसे बोल सकते हो, आइडेंटिटी कार्ड वो देने को, वो जलाने से लेकर, तो ऐसे कौन से किस्से हैं? आपको क्या लगता है कि क्या वो रणनीति रही जिसने साउथ अफ्रीका में गांधी जी को इतना मशहूर कर दिया और साउथ अफ्रीका में जो काले सफ़ेद का भेद जो है वो ख़त्म कर पाए? देखो, आदमी के जो मानवीय गुण होते हैं वो संक्रामक तरीके से दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे गांधी जी की एक प्रार्थना है कि क्षमा मैं चाहता सबसे, मैं भी सबको करूं क्षमा। तो क्षमा मैं चाहता सबसे, सबको मैं भी करूं क्षमा, अगर सचमुच हमारे चित्त में है और मानवीय गुण हैं तो दूसरे व्यक्ति पर उसका संक्रामक प्रभाव होता है। मैं उन बातों पर आऊं उसके पहले मैं दक्षिण अफ्रीका के जेल की ये घटना आप लोगों को सुनाना चाहूँगा, अपने दर्शकों को, कि गांधी जी जब पहली बार पकड़े गए और दक्षिण अफ्रीका की जेल में गए तो वहाँ का जेलर था जनरल इस्मट। तो जनरल इस्मट गोरा था और गांधी जी जब जेल गए तो उसने कहा कि अपने कर्मचारियों से कि दिखाना कहाँ है वो गांधी, कौन है वो जिसने पूरे दक्षिण अफ्रीका को हिला करके रख दिया। तो उसके कर्मचारी गए तो देखे कि एक मैला कुचैला सा दुबला पतला आदमी एक कोने में बैठा हुआ है। तो उसने कहा यही है गांधी। तो उसके नीचे के कर्मचारियों ने कहा हाँ यही है गांधी। तो जो सत्ता में होता है, पद पर होता है, उसको अपने पद और सत्ता का अहंकार हो जाता है। तो उस अहंकार में उसने गांधी के वो जा करके और अपने एक लात खींच करके मारा उनको। तो जब एक लात खींच करके मारा तो उसके जूते का निशान गांधी जी के छाती पर ऐसे पड़ गया। और वो ये कह करके वहां से चला कि खूब टार्चर करो इसको ताकि इसकी सारी सिविल नाफरमानी निकल जाए और मैं 1 हफ्ते बाद आकर के देखूंगा इसको
कि ये सीधा हुआ कि नहीं। तो जब वो 1 हफ्ते बाद आया तो गांधी जी को जेल में चप्पल बनाने का काम मिला, टायर का चप्पल। तो जो उसने जूते से मारा था ऐसे निशान बन गया था। उसी निशान के नाप का गांधी जी ने स्मट के लिए चप्पल बनाया। और जब वो आया तो पूछा, कहो गांधी कैसे हो? 1 हफ्ते बाद जब आया तो स्मट ने कहा, तो गांधी ने कहा फाइन सर। तो जब वो जाने लगा तो गांधी जी ने कहा, सर आपके लिए मेरी ओर से एक गिफ्ट। तो अपने उत्तरी और गमछे में उस चप्पल को ऐसे झाड़ करके उसने दिया। स्मट ने देखा बिल्कुल उसके पैर के नाप का था वो चप्पल, उसने लेके रख लिया। इस घटना के कई साल के बाद जब गांधी जी 1932 के गोलमेज सम्मेलन में लंदन जाते हैं तो रिटायर होकर के स्मट लंदन पहुंच गया था। उसने जब सुना कि गांधी जी आए हुए हैं तो उसने उनके सचिव महादेव देसाई से कहा कि गांधी जी से हमको मिलवा दो। तो महादेव देसाई ने कहा कि तुम गांधी से मिलके क्या करोगे? तो स्मट ने कहा कि हमको उनका एक गिफ्ट वापस करना है। बोला गिफ्ट वापस करना है? गिफ्ट तो तुम्हारे लिए, तो गिफ्ट वापस क्यों करोगे? तो उसने कहा नहीं, हमको वापस करना है। तो उन्हें महादेव देसाई ने पूछा कि वो कौन सा गिफ्ट है? तो उसने कहा कि चप्पल, ये गांधी जी ने हमको चप्पल बना के दी थी, वो चप्पल हमको वापस करना है। तो देसाई ने कहा, महादेव देसाई ने, अरे भाई जब गिफ्ट दे दिया तो वापस क्यों करोगे? तो स्मट का जवाब था कि इतने बड़े महापुरुष के बनाए हुए चप्पल में मैं अपना पैर रखूं, ये मुझे शोभा नहीं देगा। आप सोच सकते हो कि एक शक्तिशाली व्यक्ति जिसने गांधी के साथ इतना बड़ा टार्चर किया, उसको कैसा बदला उन्होंने, कैसा रूपांतरण किया कि वह व्यक्ति कह रहा है कि गांधी जैसे, गांधी के बनाए हुए चप्पल में मैं पैर रखूं ये मुझको शोभा नहीं देगा। ये गांधी के व्यक्तित्व का प्रभाव था कि वो आंतरिक रूपांतरण कर देते थे व्यक्ति का। ये छोटी घटना है, लेकिन इसी के साथ उन्होंने तमाम दक्षिण अफ्रीका की लड़ाइयां जीत ली और 1915 में भारत लौट आए। जी। तो वो भारत लौटे और भारत लौटने के बाद एक नए सफर पर वो चल पड़े। सबसे पहले उनका स्वागत जो उस समय की कांग्रेस हुआ करती थी उन्होंने किया, तो उसके बाद उन्हें अलग अलग भारत के हिस्सों में ले जाया गया। तो वो सफर की शुरुआत कैसी हुई और वो आज़ादी की जो लड़ाई है उसमें कैसे तब्दील हो गई? ऐसा है कि भगवान की कुछ कृपा थी और भारत को एक ऐसा महानायक चाहिए था जो इस देश को आजाद करा सके। गांधी दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी बन चुके थे। उनके शस्त्र जो थे, जो आज़ादी के लड़ाई में इस्तेमाल में आते, उन शस्त्रों का परीक्षण तो दक्षिण अफ्रीका में ही हो गया था। लेकिन जब वो भारत लौटते हैं तो लोकमान्य तिलक से मिलते हैं और जैसा कि तिलक ने कहा कि आप पहले इस भारत देश का भ्रमण करके देखें। जैसे कि वो सोनपुर मेले में गए और वहाँ एक महिला को उन्होंने ऐसे नहाते हुए देखा इत्यादि। जब वो एक धोती पर आ गए, आधी धोती लपेटना और आधी धोती ऊपर लपेट लेना। लेकिन अभी उनकी कुछ परीक्षा बाकी थी। तो आपने राजकुमार शुक्ल का नाम सुना होगा कि जो लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिले, लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन था, उन्होंने सुन रखा था कि गांधी जी आएंगे, तो उन्होंने चंपारण के लिए गांधी जी को आमंत्रित किया। तो गांधी जी ने कहा कि टालना चाहा उनको, उन्होंने सोचा कि ऐसे आ गया एक साधारण किसान। तो उन्होंने कहा कि कलकत्ता में एक वर्किंग कमेटी की मीटिंग है कांग्रेस की, तुम वहाँ आना। तो राजकुमार शुक्ल वहाँ भी पहुँचे। तब गांधी जी चूंकि कह चुके थे तो मजबूर हो गए वो। तो वो कलकत्ता से राजकुमार शुक्ल के साथ पटना आए। पटना में उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहाँ ठहरना था, राजेंद्र बाबू के यहाँ, लेकिन वो मिले नहीं। तो जब नहीं मिले तो गांधी जी के एक मित्र जो उनके साथ बैरिस्टरी पढ़े थे, एक मुसलमान एडवोकेट थे, उनका नाम हमें अभी स्मरण नहीं आ रहा है, उनके यहाँ जाना था। तो उन्होंने फ़ोन किया तो
क्योंकि जब राजेंद्र प्रसाद के यहाँ गए तो उनके कर्मचारियों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद तो थी नहीं, तो इनको ठहरने नहीं दिया गांधी जी को। तो जो मुसलमान एडवोकेट थे, बैरिस्टर थे, उनके यहाँ जाके गांधी जी ठहरे और अगले दिन वो चले गए चंपारण, उसको मोतिहारी कह ली, और वहाँ जाकर के किसानों की समस्याओं को उन्होंने देखा सुना। सबसे बड़ी बात है कि गांधी पर पूरे देश का ध्यान कैसे गया कि जब वो पहुँचे तो कलेक्टर ने ये आदेश कर दिया कि आप ये चंपारण छोड़ के चले जाओ, आप यहाँ नहीं रह सकते। लेकिन गांधी जी जाने से इनकार कर दिए। तो मशहूर मुकदमा जब वहाँ पेश हुआ तो राजेंद्र प्रसाद वगैरह सब पहुँच गए थे। तो इन लोगों ने कहा कि आपके मुकदमे की पैरवी हम करेंगे, लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं, हम अपने मुकदमे की पैरवी खुद कर लेंगे। इस घटना का पूरे देश और पूरी दुनिया पर असर पड़ा जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो गांधी जी ने अपने जवाब में लिखा, जो जवाब वो पहले से ही लिख करके लाए थे। उन्होंने कहा कि मैं ब्रिटिश एम्पायर का पूरा सम्मान करता हूँ, वो हमारी सरकार है, हम आपके बनाए कानूनों का पूरा सम्मान करते हैं, क्योंकि हम आपकी प्रजा हैं, हमें आपके कानून को मानना ही चाहिए। लेकिन आपके इस आदेश का कि हम इस जगह को छोड़ के चले जाएं, हम नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे लोग यहाँ कठिनाई और परेशानी में हैं। जब तक ये कठिनाई और परेशानी में है, नील की खेती, तब तक हम यहाँ से नहीं जा सकते। और हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य हमें इस बात के लिए विवश करता है कि हम अपने लोगों की लड़ाई लड़ें। और मैं नहीं समझता कि ब्रिटिश एम्पायर का कोई भी कानून हमें अपने लोगों की पैरवी करने से रोकता हो, हमें अपने लोगों का सहयोग करने से रोकता हो, इनकी सहायता करने से रोकता हो। मेरे देखने में मुझसे कोई भी अपराध नहीं हुआ है, और यदि अपराध हुआ है तो मैं चाहता हूं कि इसके लिए मुझे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं यहां से जाने वाला नहीं। अब जो जज था, उस जज ने कहा कि इसका हम फैसला 12 बजे सुनाएंगे। 12 बजे के बाद उसने फिर कहा कि हम लंच के बाद फैसला सुनाएंगे 4 बजे। तो उसने कहा गांधी जी से कि आपको हम जमानत दे देंगे, आप जमानत ले लीजिए। तो उन्होंने कहा हम जमानत तो तब लेना जब हमारा कोई अपराध हो, जब हम अपराध किए ही नहीं तो हम जमानत किस बात का लें। आपको छोड़ना हो तो छोड़िए, नहीं छोड़ना तो आप हमको जेल भेजिए। अगर आप हमको अपराधी मानते हैं तो आप हमको जेल भेज दीजिए, और अगर आप हमको निर्दोष मानते हैं तो हमें आप छोड़ दीजिए। फिर जज ने आधे घंटे का समय लिया और उसने अपने निजी रिस्क पर गांधी जी को जमानत दे दी। एक अद्भुत मुकदमा था, अद्भुत पैरवी थी, और जनता जो जुटी हुई थी पूरे मोतिहारी की, आसपास के जिलों की, चंपारण की, और लोगों ने देखा कि किस तरह से एक काला आदमी खड़ा होकर के निर्भीकता से अदालत में अपनी बात रखता है, वकील भी नहीं रखता है, और निरुत्तर कर देता है लोगों को। ये मानवीय गुण था उनके अंदर, सत्य बोलने का, अपनी बात पर अडिग रहने का, इत्यादि इत्यादि, जो उन्होंने सीखा था, समझा था अपनी भारत की अस्मिता से। जी। चंपारण का जो पूरी लड़ाई थी उन्होंने उसमें लड़ी, लेकिन जो चंपारण की लड़ाई में, क्योंकि डर एक ऐसी चीज़ है जो अंग्रेज़ों ने इतनी हद तक फैला दी थी कि डर के कारण ही, जब क्योंकि अगर भारतीय आप जनता देखेंगे तो जनता इतनी थी कि वो आराम से उनको भगा सकती थी, लेकिन डर की वजह से कोई आगे नहीं बढ़ता था। तो गांधी जी ने ऐसा क्या किया कि पूरी जनता इकट्ठी हो गई? आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है, और शायद अगर आपका प्रश्न न होता तो मैं इस बात का जवाब नहीं दे पाता। गांधी जी का जो योगदान था, वो सबसे बड़ी बात इस देश को निर्भय कर देना। और निर्भय जरा कम शब्द है, निर्भय शब्द से ऊपर गीता में एक शब्द है अभय। अभय, 3 चीजें होती हैं भय। तो अंग्रेजों का भय, अंग्रेज शासन का भय इस देश में था। तो गांधी जी ने फर्स्ट स्टेज में, प्रथम चरण में लोगों को निर्भय किया और बाद में अभय कर दिया।
अभय किसको होता है? जब भय ही ना रह जाए। निर्भय व्यक्ति को कुछ न कुछ भय होता है, वो दिखाता है कि मैं निर्भय हूं, लेकिन अभय में क्या है कि उसको भय ही नहीं है कुछ। तो भारत के करोड़ों करोड़ों लोगों के अंदर ऐसी उत्प्रेरणा भर दी कि लोग अभय हो गए। उनको अंग्रेजों के उत्पीड़न से, उनके ऊपर घोड़ा दौड़ा देने से, जेल से डर ही समाप्त हो गया और भारत की अस्मिता का स्वाभिमान गांधी जी ने लौटा दिया। एक अद्भुत काम किया। जैसे मृत्यु का भय होता, अगर आपको मृत्यु का भय न होता आप कुछ भी कर सकते हैं, उसी तरह से अगर शासन का भय मिट जाए, शासन जो जनता पर शासन करता है उसका आधार भय है कानून। आपने जितने भी कानून सुने होंगे उसमें होता है कि ये कानून तोड़ोगे तो इतने साल की सजा है, जबकि प्रशासनिक अधिकारी तमाम गलतियां करते रहते हैं, उनके ऊपर कोई सजा नहीं होती। जबकि अगर जनता के ऊपर सजा तो उनके ऊपर भी सजा होनी चाहिए। लेकिन गांधी जी ने क्या आंदोलन किया? सविनय अवज्ञा। जो गीता का सिद्धांत है कि हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे, हम हारेंगे भी नहीं और आपसे लड़ेंगे भी नहीं, हम अपनी बात पर रहेंगे। जो सन 42 के आंदोलन में उन्होंने दो नारा दिया, करो या मरो, या तो हम इस आज़ादी की लड़ाई में मर जाएंगे या तो आज़ाद हो जाएंगे, नहीं तो हम वो दिन देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे कि हम गुलाम हैं। इसमें उनके जो भी आंदोलन हैं उसमें व्यक्तिगत रूप से मानवीय सद्गुणों का समावेश है, निर्भयता है, और निर्भयता का उच्च स्तर अभयता है। एक आदमी, यदि आप अभी तक अभय नहीं हुए तो आप अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। आप किसी भी पद पर काम करते हो, आप देखिए बड़े से बड़े अधिकारियों को, बड़े से बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को चुनाव हार जाने का डर होता है कि नहीं होता? तो जब उनको चुनाव हार जाने का डर होगा तो जनता की सेवा नहीं कर पाएंगे। अभय तो तभी होंगे ना कि हम जनता की सेवा कर रहे हैं, चाहे हारे चाहे जीतें। ये गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान था। चंपारण के बाद उन्होंने आगे भी और कई आंदोलन किए, जैसे एक नमक जो आंदोलन था, और ऐसे ही बहुत सारे आंदोलन उनके द्वारा किए गए। तो ऐसे ही कुछ आंदोलन के बारे में बताइए जरा। देखिए, चंपारण के तुरंत बाद ही जालियांवाला बाग कांड हो गया, लेकिन जालियांवाला बाग कांड पर भी जनता पूरी तौर से तैयार नहीं थी। फिर 1921 में असहयोग आंदोलन, जो उन्होंने पहला असहयोग आंदोलन चलाया चौरी चौरा का, संयोग से मैं चौरी चौरा के पास का ही रहने वाला हूँ, गोरखपुर का। तो चौरी चौरा आंदोलन उन्होंने चलाया, लेकिन उस असहयोग आंदोलन को उन्होंने वापस ले लिया। इसका कांग्रेस में भी बड़ा विरोध हुआ। लोगों ने कहा कि ये क्या बात हुई कि आंदोलन शुरू किया उसको वापस ले लिया। लेकिन गांधी जी ने कहा कि अभी इस देश के लोग शांतिमय अहिंसक आंदोलन के लिए तैयार नहीं हैं, और आंदोलन का व्याकरण क्या होना चाहिए। आज भी आप देखते होंगे जगह जगह जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगते रहते हैं। जो नेता आंदोलन करता है कायदे से वह नायक है उसका, और उसके हाथ में आंदोलन की कमान होनी चाहिए, और अगर उसके हाथ में उसकी कमान नहीं है तो व्याकरण यही कहता है कि उस आंदोलन को वापस ले लिया जाए। गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। क्या कि अभी देश तैयार नहीं है, क्योंकि हिंसा में थाने में करीब उसके बाद तकरीबन ठंडा चल रहा था मामला। लेकिन 1929 में जब लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो गर्म दल के थे उनके प्रभाव में पूर्ण स्वराज्य का वहाँ प्रस्ताव पास हुआ लाहौर में। जनता इंतजार कर रही थी कि गांधी जी कुछ प्रोग्राम देंगे, तो उन्होंने फिर ऐतिहासिक दांडी यात्रा की। तो जब दांडी यात्रा की तो उसका मजाक बहुत लोगों ने उड़ाया, जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, अरे नमक बनाने से क्या होगा। तो गांधी जी का जवाब था कि एक बार बना के तो देखो। तो बना के देखो। तो जब दांडी यात्रा शुरू हुई, तो जब दांडी यात्रा शुरू हुई और ज्यों ज्यों यात्रा बढ़ती गई 80 किलोमीटर के करीब, लोग जुटते गए और कारवां बनता गया। अंग्रेज सरकार हिल गई। बहुत मामूली चीज थी नमक, और हालत ये हुई पूरे देश में, और कितना बड़ा देश था ये,
इसमें बांग्लादेश भी था, इसमें पाकिस्तान भी था, इसमें भारत भी था, और इसमें बर्मा म्यांमार भी था। इसी में म्यांमार 1935 में अलग हुआ भारत से, म्यांमार भी था इसी में। पूरे देश में, इतना बड़ा देश, लोग जगह जगह गांव गांव नमक बनाने लगे। और देहरादून में भी खारा खेत है, तो यहाँ के खड़क बहादुर जी वहाँ गए थे गांधी जी के, कुछ दिन के बाद पहुंचे वो, तो बना नहीं पाए। वो कुछ दिन के बाद पहुंचे तो उन्होंने गांधी जी से कहा कि हम आए और हम भी आपके आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं। तो जो पदयात्री होता था उसके लिए गांधी जी ने तमाम रूल बना रखे थे, नियम बना रखे थे कि पदयात्रा कैसे करनी चाहिए। तो सवेरे 4 बजे पदयात्रा शुरू हो जाएगी। पहला नियम, कम से कम सामान हो, अपना सब सामान एक झोले में आपका हो, इत्यादि। आज के जैसे पदयात्रा आज के नेता करते हैं या राजनीतिक दलों वाली पदयात्रा नहीं थी। अपना थोड़ा बहुत आपका खाना पीना हो, रास्ते में गांव वाले जो दे देंगे उससे काम चला देना। इस तरह से पदयात्रा होती थी, बड़ी सात्विक पदयात्रा होती थी। तो खड़क बहादुर को अफसोस था कि हम नहीं कर पाए। तो गांधी जी ने कहा कि तुम जहां हो वहीं पर करो। तो उन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया कि हमारे यहाँ खारा खेत में एक नून नदी है, उसका पानी नमकीन है और आप चलिए। तो उन्होंने कहा कि हम तो नहीं जाएंगे, तुम करो। तो देहरादून भी उस नमक यात्रा में शामिल हुआ। और त्यागी जी जो यहाँ के पहले संसद सदस्य थे, वैद्य जी और खड़क बहादुर और शर्मदा त्यागी जी, कुल 34-35 लोगों ने नमक बनाया। सबको सजाएं भी हुई। और त्यागी जी के ऊपर जब मुकदमा चला देहरादून में, तो जब केस चलने लगा देहरादून के कोर्ट में, तो पूछा उनसे कि आरोप लगा कि इन्होंने नमक बनाया। तो त्यागी जी का जवाब था कि हुजूर कैसे पता लगा कि ये नमक है, कैसे पता लगा? तो जज ने चख के देखा कि वो नमक है। जज ने चख के देखा कि नमक है। देहरादून की बात है। तो उन्होंने कहा हुजूर अब आपने इस देश का नमक खा लिया है, अब आपने इस देश का नमक खा लिया, अब जो भी सजा देंगे हमको मंजूर होगा। तो उस दांडी यात्रा और उस नमक यात्रा का प्रभाव पूरे देश में पड़ा। गांव गांव में लोग नमक बनाने लगे। बहुत साधारण चीज थी, एक मामूली बात। और गांधी जी का एक स्वभाव ही था कि बहुत मामूली बात को बहुत असाधारण बात में बदल देते थे। और एक वक्त तो वो भी था कि हर गांव में गांधी के प्रतिरूप मौजूद थे, जिसको क्लोन कहिए। हर गांव में आपको ऐसे 50 बुजुर्ग और बुजुर्ग मिल जाएंगे, चाहे वो पहाड़ का गांव हो चाहे मैदान का गांव हो, कि आदमी एक धोती ऐसे लपेटता था और ऐसे कंधे पर रख लेता था। बहुत सरल जीवन होता था। गांधी एकमात्र वहां दिखाई देते थे। तब तक सोशल मीडिया तो इतना आया नहीं था, लेकिन उनका प्रभाव ऐसा था कि जो वहां से बोलते थे, हर गांव का अपना गांधी था, हर चौराहे का अपना गांधी था, हर शहर का अपना गांधी था। और उसकी बात को लोग गांधी की बात मान करके अमल और आचरण करते थे। और पूरे देश को उन्होंने एक कर दिया, इकट्ठा कर दिया एक संकल्प पर। आजकल एक बात चल पड़ी है ना, वन नेशन और वन इलेक्शन और क्या क्या। तो गांधी जी ने एक बिंदु पर पूरे देश को इकट्ठा कर दिया। जी, आपने उत्तराखंड का जिक्र किया, देहरादून का, तो ऐसे ही अल्मोड़ा में भी गांधी जी का काफ़ी एक बड़ा आश्रम भी है और उनके वहाँ आने का भी जिक्र काफ़ी मिलता है। और एक महिला का जिक्र मिलता है जो कि भारत की भी नहीं थी। कहते हैं गांधी जी ने उन्हें नया नाम दिया और वो वहीं बस गई। उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। ऐसा है कि उनको सरला बहन कहा जाता है और उनका अंग्रेजी नाम शायद मेरी स्लेड या कुछ ऐसे था, मेरी स्लेड ऐसे नाम था उनका। कौशानी में अभी भी उनका बनाया आश्रम है, उसको लक्ष्मी आश्रम कहा जाता है। लेकिन गांधी जी जब आए अल्मोड़ा, तब तक इतनी सड़क वगैरह तो थी नहीं। तो वो गए और जो अल्मोड़ा जिले का हिस्सा था बागेश्वर, और जिसको आज अनाशक्ति आश्रम कहते हैं, वो जिला पंचायत का एक डाक बंगला था।
उस डाक बंगले में रुके हो, अच्छा। और गीता का जो उनका अनासक्ति योग है उसकी उन्होंने भूमिका वहाँ रख करके लिखी। अच्छा। 1929 में आए थे वो, और शायद 12 दिन के करीब रहे वो अच्छा। उस डाक बंगले में, और अनासक्ति योग। तो जब देश आज़ाद हो गया तो उस डाक बंगले को उत्तर प्रदेश गांधी स्मारक निधि ने सरकार से अपने पास ले करके और उसका नाम अनासक्ति आश्रम रख दिया। तो आज भी जब आप बागेश्वर कौसानी जाएंगे तो कौसानी में एक पहाड़ पर अनासक्ति आश्रम है और एक पहाड़ पर लक्ष्मी आश्रम है। तो अनासक्ति आश्रम गांधी जी का है, जो उत्तर प्रदेश स्मारक निधि के देखरेख में अभी भी चल रहा है। अभी वहाँ के जो कर्ता धर्ता एक रमेश पांडे जी हैं, और इधर जो लक्ष्मी आश्रम है वो सरला बहन का आश्रम। तो सरला बहन के 2 आश्रम हुए, एक तो लक्ष्मी आश्रम, एक उनका पिथौरागढ़ में धर्म घर है, डॉक्टर रमेश पंत जी हैं वो करते हैं। और जो लक्ष्मी आश्रम है उसकी अभी की संचालिका राधा बहन है। राधा बहन सर्व सेवा संघ की सर्वोच्च लीडर हैं। ये हमारे लिए उत्तराखंड की बहुत गर्व की बात है कि राधा बहन सर्व सेवा संघ की अध्यक्ष रही हैं, और एक गांधीवादी की हैसियत से राधा बहन को पूरे देश और पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, और उनका नाम आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। तो अभी भी जो अल्मोड़ा में 2 आश्रम हैं गांधी जी के, अनासक्ति आश्रम और कौसानी आश्रम। तो कौसानी आश्रम में अभी भी राधा बहन गांधी जी की जीवंत मूर्त रूप में, उनके महिला संस्करण के रूप में हमारी राधा बहन मौजूद है। जी। तो सर, जैसे कि गांधी जी की बात करते हैं तो चरखा है जो उनसे जुड़ जाता है। कभी एक समय था जब देश के तिरंगे पे भी वो बीच में लगा था अशोक चक्र की जगह पे। तो जब हम चरखे की बात करें तो चरखे को एसोसिएट किया जाता है कहीं ना कहीं गांधी जी से। तो वो चरखा गांधी जी ने कब चलाना शुरू किया और क्यों किया? देखो, चरखे की बात करने से पहले हम महात्मा गांधी एक रोजगार गारंटी कार्यक्रम चल रहा है, उसके बारे में तुमने सुना होगा, उसको हम कोरिलेट करेंगे चरखे से। जी। जब गांधी जी चरखे को लेकर के आए, मैं कह चुका हूं बहुत बड़ा देश था ये, उसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, बर्मा भी था, और कितना बड़ा देश था कि कल्पना करो कि पिथौरागढ़ का कन्याकुमारी, कच्छ, कितना बड़ा देश है, और सियाचिन का बॉर्डर देख लो, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर तक, और सारा कपड़ा हमारे पास विदेशों से आता था। लेकिन जब चरखा चलने लगा तो वहाँ के चरखे से जब कपड़ा बनने लगा तो लंदन के कपड़ा मिलों के मजदूर बेरोजगार हो गए। और जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए तो लोगों ने समझाया कि मजदूर आपसे बहुत नाराज हैं, आप उन मजदूरों से मिलने मत जाइए। लेकिन गांधी जी अंग्रेज सम्राट से भी मिलने गए और उन मजदूरों से भी मिलने के लिए गए। बोले नाराज हैं तो कोई बात नहीं, हम उनको देंगे। तो उन्होंने उनको समझाया कि आपकी वजह से हम लोगों को कितनी दिक्कत है। लेकिन चरखे का वो तो जो प्रभाव हुआ सो हुआ ही। इसको दूसरे रूप में देखो कि भारत में किसी भी बात के लिए, रोजगार पाने के लिए, ठीक ठाक रोजगार पाने के लिए आपको सरकार के दरबार में जाना पड़ेगा जी। और सरकार का दरबार क्या है? शोषण, भ्रष्टाचार, और सरकार के यहाँ आपको बराबरी की स्थिति नहीं मिलेगी। अगर आप सरकारी नौकर भी बन जाएं तो आपका कोई बड़ा अफसर होगा, कोई मैं रहा हूँ सरकारी सेवाओं में, अपने बड़े अफसर से और नीचे वाले के बीच में काफी खाई होती है। अब जब गांधी जी ने चरखा दिया तो चरखा आम आदमी के हाथ में रोजगार का ऐसा अवसर हो गया कि चाहे वो बांग्लादेश में कोई महिला बैठी हो, चाहे अल्मोड़ा के किसी पहाड़ में बैठी हो, चाहे रेगिस्तान जैसलमेर में बैठी हुई हो, 24 घंटे में जब उसको समय मिले रात को 12 बजे उठ के चरखा चला करके और कपड़े बुन के अपने लिए कुछ न कुछ रोजगार का साधन कर सकती थी। आज आपको अजीब लगेगा लेकिन हम छोटे थे तो हमारी माएँ चरखा चलाती थी, और माएँ क्या, घर घर में चरखा चलता था। और हम लोग पढ़ते थे तो हमारे छोटे क्लास में एक तकली और चरखे की भी
कक्षा हुआ करती थी, हमें चरखा तकली चलाना जरूरी होता था। उससे आत्मविश्वास लौटा महिलाओं में। कहा जाता है ना कि जो महिला सशक्तिकरण है, तो महिला सशक्तिकरण में सबसे बड़ी बात, अगर हमारे पर्स में रुपया है, आप देखें महिलाओं के कपड़े देखें तो उसमें जेब नहीं लगाए जाते हैं आमतौर से आज भी। अब थोड़ी भी महिला पढ़ लिख गई है तो एक पर्स लटकाती है। पर्स काहे लिए लटकाती है कि उसमें अपना मोबाइल और कुछ पैसे रख लिए। पैसा मतलब आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। लेकिन वो कॉन्फिडेंस पूरे तौर पर तब तक नहीं आएगा जब तक वो किसी रोजगार से न जुड़ जाए, अपनी नौकरी ना करने लगे, तब तक वो सशक्तिकरण हो नहीं पाएगा। तो गांधी जी की एक बात पर नजर नहीं थी, उनके 18 रचनात्मक कार्य थे और महिला सशक्तिकरण भी था। तो जब उन्होंने चरखा संघ की स्थापना की और चरखा गांव-गांव में काता जाने लगा, तो चरखा कातने में 80% महिलाएं थीं, जो अपना खाना बना करके, बच्चों को करके, जो भी खाली समय मिलता था, कई बार रात को 12 बजे 1 बजे, और उस समय महिलाओं का जीवन ऐसा था कि उनको गेहूं भी पीसना पड़ता था, बच्चों को भी करना पड़ता था, खेती बाड़ी के भी काम करने पड़ते थे, पशुओं को भी देखना पड़ता था, और उसी में से टाइम निकाल करके वो अपने लिए साड़ी, अपने लिए कुछ ऐसे बना लेती थी। और जब इंदिरा जी का ब्याह हुआ, इंदिरा जी का फिरोज गांधी से, तो कस्तूरबा ने एक साड़ी दी थी अपने चरखे से काट कर। इंदिरा जी ने अपने विवाह में वो चरखे से कती हुई साड़ी पहनी। इंदिरा जी को किस बात की कमी थी, लेकिन चरखा और उससे निकला सूत भारत की आत्मा, भारत की अस्मिता का प्रतीक था। और कहा गया कि खादी वस्त्र नहीं विचार है। और गांधी जी ने बोला कि जो काते सो पहने, आज जो पहने सो काते। जैसे मैंने जो खादी वस्त्र पहन रखा है, तो हमने इसे कात नहीं रखा है, इसको गांधी जी पाखंड मानते थे। अपने खुद कात करके अगर हम खादी पहने तो खादी खादी है, ये तो दिखावा है, पाखंड है, अपने को गांधीवादी बनने का ढोंग इत्यादि। तो आजादी की लड़ाई में चरखे और खादी का बहुत बड़ा योगदान है, महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास पैदा करने में। और जब कोई भी आंदोलन होता था या धरना प्रदर्शन होता था तो लोग चरखा लेकर के बैठ जाते थे। तो जो निर्भयता आई, हम आपको कह चुके हैं, आज जो आत्मविश्वास आया, आज जो महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ। आप भारत की कल्पना तो करिए, जहां महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी, उसमें लाखों लाख महिलाएं गांधी जी के आंदोलन में शामिल हुई और बराबरी से शामिल हुई। तो ये उसका फायदा हुआ, और उसका सबसे सकारात्मक फायदा आर्थिक था कि रोजगार से जुड़ा था। चरखा एक ऐसी चीज थी कि बिना सरकार के दरबार में गए आदमी अपने लिए कुछ न कुछ रोजगार कर सकता था, चाहे वो देश के किसी कोने में रहता हो। हम प्रशंसा करेंगे महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कार्यक्रम की, जो हमारी भारत सरकार ने चलाया है। अभी चाहे कितना भी स्वरूप बदल दीजिए, लेकिन एक आदमी अगर जिद ही कर ले कि हमें काम चाहिए, तो रोजगार गारंटी कार्यक्रम में जाके ब्लॉक से काम मांग सकता है और वीडियो को काम देना ही पड़ेगा, नहीं देगा तो उसके ऊपर जुर्माना लग जाएगा। और जो भारत में नए कानून बने हैं, सेवा का अधिकार, सूचना का अधिकार, रोजगार गारंटी का अधिकार, पहली बार ऐसा हुआ है कि उसमें अधिकारियों को सजा है, जनता को सजा नहीं है। बाकी जितने भी कानून हैं उसमें जनता को सजा है कि ये कानून तोड़ोगे तो इतना, लेकिन ये जो रोजगार का अधिकार है, रोजगार गारंटी का, सेवा का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, उसमें आपने देखा होगा कि अधिकारियों को सजा है अगर वो ठीक समय पर काम नहीं करेंगे। ये परिवर्तन आया जी। ये परिवर्तन चरखे का ही परिवर्तन है, जिसका परिणाम अब दिखाई दे रहा है जी। आपने गांधी जी के 18 जो काम या 18 नीतियां कुछ बोला, तो ये जो 18 नीतियां थी क्या क्या थी? एक तो चरखा उन्होंने शुरू किया। देखिए, जो गांधी जी के आश्रम में जाता था या कांग्रेस का कार्यकर्ता बनता था, उसके लिए एक तो खद्दर पहनना जरूरी होता था, और 11 एकादश व्रत लेना होता था।
कोई भी व्यक्ति नहीं बन सकता था कांग्रेस का सदस्य, तो एकादश व्रत लेता था। जी। तो उसमें अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, सत्य, इस प्रकार से 11 चीजें थी। उसी प्रकार से 18 रचनात्मक कार्य उन्होंने, 18 रचनात्मक आंदोलन चलाए, जो भारत के उस समय की, जैसे बुनियादी तालीम, चरखा, हरिजन उद्धार, ये नशाबंदी, अछूतोद्धार और नशाबंदी, प्रौढ़ शिक्षा, हिंदी का प्रचार। तो अभी हम 18 बातें एक साथ तो हमें नहीं याद आ पा रही हैं, लेकिन आप देखेंगे तो 18 रचनात्मक आंदोलन थे और 18 का अखिल भारतीय संघ उन्होंने बनाया। आज भी इनके कार्यालय वर्धा में मौजूद हैं और इन 18 कार्यक्रमों की देखरेख करने के लिए गांधी जी ने अपने मरने से पहले सर्वोदय की स्थापना करने का विचार कर गए थे, लेकिन तब तक गांधी जी की हत्या हो गई 30 जनवरी 1948 को, और उनकी हत्या के बाद 13-14 मार्च 1948 में जाकर के सर्वोदय और अखिल भारतीय सर्वोदय समाज की स्थापना हुई, सर्वोदय मंडल की स्थापना हुई, जो ये माना गया कि, क्योंकि आपको ये भी याद होगा कि गांधी जी कहते थे कि आज़ादी के बाद कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं, कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। तो वो तो खैर बात नहीं हो पाई, उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इत्यादि ने नहीं माना, लेकिन उन्हीं लोगों ने, राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू इत्यादि ने ये सर्वोदय और सर्वोदय समाज की स्थापना करके उन 18 रचनात्मक आंदोलनों के काम को जारी रखा और उन्होंने बहुत बड़ा काम हुआ दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार का। आज देखिए कि जो अछूतोद्धार है, जो दलित चेतना आई है, उसके सूत्रधार तो गांधी जी है ना। गांधी जी के आश्रमों में दलितों का बराबर का स्थान था। और आपने वो देखा होगा कि जब गांधी जी अपने साबरमती आश्रम में रहते थे, तो एक पूंजीपति ने एक छात्रवृत्ति रख रखी थी विदेश में पढ़ने के लिए। तो वहाँ एक हरिजन भाई, एक दलित भाई रहते थे, उनका नाम हमें स्मरण नहीं आ रहा है, उनका लड़का था और गांधी जी के अपने बेटे भी थे। तो गांधी जी अपने बेटे को न करके और उनको भेजा, और जब उनको भेजा तो उस पर देवदास गांधी नाराज हो गए और वो चले गए आश्रम छोड़ करके। लेकिन यहाँ एक समझने, और बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म भी ग्रहण कर लिया। बाद में ऐसा भी हुआ कि वो लावारिस मरे हो और हमेशा वो गांधी जी को गाली ही देते रहे, लेकिन गांधी जी टस से मस नहीं हुए और उस छात्रवृत्ति का लाभ उन्होंने दलित समुदाय के एक लड़के को दिया। हालांकि वो नहीं कर पाया, उसको दोबारा फिर एक दलित समुदाय को भेजा गया, दोबारा भी उन्होंने कहा कि अब तो हमको भेज दो, जब वो नहीं कर पाया। तो गांधी जी शून्य भेदभाव के पहले प्रणेता हैं इस देश में, कि वो किसी जाति, धर्म, संप्रदाय का भेद नहीं मानते थे। कम शब्द में कहें तो गांधी जी शून्य भेदभाव के सिद्धांत पर चलते थे। उनकी एक मशहूर बात है कि हम किसी जाति, धर्म विशेष को मानने वाले नहीं हैं। इस परमात्मा की दुनिया में सब व्यक्ति एक समान है, एक समान है, एक समान है। गांधी जी के जैसे अभी हाल फिलहाल में एक अभियान सरकार चलाती है स्वच्छ भारत अभियान, जिसपे चश्मे के जो उसका चिन्ह है, चश्मे का रखा गया है। तो स्वच्छता अभियान की शुरुआत कहीं ना कहीं गांधी जी से हुई, क्योंकि उन्होंने एक आंदोलन भी चलाया जिसमें स्वच्छता के लिए उन्होंने शायद बहुत काम किया। तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। देखो, महात्मा गांधी एक ऐसा नाम है कि आज की भाषा में कहें तो ब्रांड नेम है। गांधी का नाम लेते ही लोग आपको सुनने लगते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे कोई भी सरकार है, विदेशों में हम गांधी के देश के लोगों के नाम से ही जाने जाते हैं। तो जो स्वच्छता का अभियान शुरू किया गया वो बहुत अच्छा था, इसमें कोई दो राय नहीं। उससे हमारे देश पर बहुत फर्क पड़ा। मैं उस समय सरकारी सेवा में था और हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने हमें भी स्वच्छता अभियान का कई प्रदेशों का सेंट्रल ऑब्जर्वर बनाया था। बहुत काम हुआ पूरे देश में।
अब उसमें गांधी का नाम जोड़ना चाहिए था कि नहीं जोड़ना चाहिए था, उसमें चश्मा है उनका, उसकी ढेर सारी आलोचनाएं होती हैं, लेकिन वास्तव में स्वच्छता की ओर गांधी का ही ध्यान सबसे पहले गया। तो सरकार ने जोड़ा तो ठीक किया। सबसे पहले स्वच्छता पर गांधी का ध्यान तब गया जब वो हरिद्वार के कुंभ में आए। तो हरिद्वार के कुंभ में आए और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय तब तक गंगा नदी के उस पार था, कांगड़ी गांव में, इधर नहीं था बना हुआ। तो जब वो कुंभ में आए तो तब तक शौचालयों की स्थापना थी नहीं, और जब कुंभ में गए तो उन्होंने गंदगी देखी और गंगा के तट पर ही लोगों ने मल विसर्जन कर रखा था। गांधी जी के ध्यान में स्वच्छता का भाव वहां से आया, और गांव में और अपने शौचालयों का मल खुद साफ करना, ये सब बातें आप सुने होंगे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन स्वच्छता से जुड़ी एक घटना मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। गांधी जी एक बार रेल का सफर कर रहे थे, तो एक आदमी जो कुछ दबंग टाइप का था वो आया, और वो पता ही वो तीसरे दर्जे में ही सफर करते थे। आज तो रेल में तीसरा दर्जा है नहीं, हम लोग छोटे थे तो 3 दर्जे होते थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। बाबू जगजीवन राम ने उसको खत्म करके केवल प्रथम और द्वितीय रखा। अब तो रेल में 7-8 दर्जे हैं, कई प्रकार की रेल हैं। अभी हमारी भारतीय रेल, जिसकी जैसी हैसियत है वैसा दर्जा और वैसी रेल है। गरीबों की अलग है, अमीरों की अलग है। कहीं हमारे समझने में भूल हुई है, नहीं तो सरकार के पैसे से एक तरह की रेल होनी चाहिए। जो गांधी जी, जो डॉक्टर लोहिया कहते थे कि लोहिया जी का है ऐलान रेल का डिब्बा एक समान, लेकिन वैसा हम नहीं कर पाए। लोहिया ने भी कहा कि लोहिया जी का है ऐलान सबकी शिक्षा एक समान, लेकिन आप देखिए शिक्षा भी एक समान नहीं। वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं भाई। लेकिन खैर, तो गांधी जी जब उस रेल के डिब्बे में आ रहे थे, तीसरी श्रेणी का डब्बा था, तो एक आदमी ने डब्बे में ही यूं थूका। तो थूका तो गांधी जी कुछ बैठ के लिख रहे थे, तो गांधी जी उठे और एक कागज निकाला और उस थूक को पोंछ करके और खिड़की से बाहर फेंक दिया। वो देखा तो बहुत क्रोधित हुआ। उसने फिर 2 बार थूका, 3 बार थूका। तो गांधी जी फिर उठे और कागज से उस थूक को पोंछ करके और फिर उन्होंने फेंका। तो वो बहुत बिगड़ा इनके ऊपर। तो उसने कहा अच्छा तू बहुत तो अपने को दिखा रहा है। उन्हें थू 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 पूरे डिब्बे में थूक दिया। गांधी जी फिर मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले उसको। फिर उठे और कागज से एक एक करके सारे उसको पोंछ करके उन्होंने बाहर फेंक दिया। तब तक तो उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ा। इतने में गाड़ी अगले स्टेशन पर आ गई। तो वहाँ स्टेशन पर गांधी जी को लोग लेने आए हुए थे, और गांधी अमर रहे, गांधी अमर रहे, गांधी जिंदाबाद, गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए 2000 की भीड़ और गांधी को डब्बे से लेने के लिए आई। तब जब उस आदमी ने देखा रही इतना, यही महात्मा गांधी हैं। उसने कहा यही महात्मा गांधी हैं, मैंने नाम तो सुन रखा था, देखा नहीं था। तो उसने उनसे माफी मांगी। तो मैंने पहले ही कहा कि गांधी जी जो भी बात करते थे अंतःस्थल से करते थे, और उनकी एक बात मुझे अभी स्मरण आ गई। वो कहते थे कि सेवा कार्य करते हुए और स्वच्छता का काम करते हुए अगर आपको अंदर से खुशी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब आपकी सेवा सच्ची नहीं है और स्वच्छता काम में आपका मन नहीं लग रहा। आज के नेता जो झाड़ू लेके फोटो खिंचाते हैं बढ़िया साड़ियाँ पहन करके, चूड़ीदार पजामा, और वो ऐसे तो उनके ऊपर ऐसे मैटी भी लगा दी जाती है, वो पाखंड है और तमाशा है। गांधी जी खुद अपने हाथ से सरदार पटेल का, जवाहरलाल नेहरू का, राजेंद्र प्रसाद का पाखाना उठा करके साफ कर चुके हैं। और कस्तूरबा से इसी बात पर उनकी लड़ाई हुई कि जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे तो कस्तूरबा से उन्होंने जब मल उठाने का कहा तो करती थी अपनी सफाई कर, लेकिन एक दलित संवर्ग का व्यक्ति आ गया तो कस्तूरबा ने कहा कि अब यही रह गया क्या कि अब हम इसका भी मल उठाएं, अभी तक तो हम तुम्हारा उठाते थे। तो गांधी जी ने कहा कि भाई यहाँ रहना है तो एक काम तुमको करना पड़ेगा। और वो झगड़ा आपको याद होगा या सुना होगा आपने कि रात को 10 बजे जब दोनों में पति पत्नी बहुत लड़ाई हुई तो गांधी जी ने उनका हाथ पकड़ के कहा कि तुम हमारे घर से बाहर चले जाओ। तो कस्तूरबा ने कहा कि तुमको लाज नहीं आती है, मैं इस विदेश में हूँ, यहाँ मैं इतनी रात को कहाँ चली जाऊंगी, और यह क्या घर मेरा नहीं है क्या है, ये घर मेरा भी है और मैं तुम्हारे साथ आई हूँ। हाँ,
कस्तूरबा ने भी अपने तरीके से महिला सशक्तिकरण की लड़ाई लड़ी है और गांधी को बदलने में कस्तूरबा का भी बहुत बड़ा योगदान था। नहीं तो गांधी शुरू में तो वैसे ही पोंगापंथी और दकियानूसी परिवार से ही आए थे, जहाँ वो महिलाओं को कोई महत्व नहीं देते थे। लेकिन कस्तूरबा ने बराबरी से लड़ करके और महिला सशक्तिकरण पर कस्तूरबा ने भी उतना ही काम किया। या यूं कहें कि महात्मा गांधी को महात्मा गांधी बनाने में जिन कुछ लोगों का हाथ है, उसमें कस्तूरबा गांधी उनके पत्नी का भी बहुत बड़ा हाथ है जी। तो सर गांधी जी अपने आप में इंस्टीट्यूशन बोलते हैं उनको, तो वो थे, लेकिन उनका एक परिवार विशेष एक इतना नाम कैसे जुड़ गया कि आज एक परिवार विशेष गांधी जी के नाम से ही चल रहा है? देखो, अकस्मात एक घटना हो गई कि इंदिरा जी फिरोज के साहचर्य में आ गई। तो इंदिरा जी एक ब्राह्मण परिवार की थी और फिरोज एक पारसी परिवार के थे जी। तो उनके जब विवाह का प्रश्न उठा तो नेहरू जी बापू के पास गए और बताया कि ऐसा ऐसा हो गया जी। तो बापू ने कहा कोई बात नहीं। बापू तो शून्य भेदभाव को मानते थे, तो किसी जाति और बिरादरी को मानते नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि अब न नेहरू रहेगा न पारसी रहेगा। उन्होंने अपनी जाति गांधी दे दी फिरोज गांधी को। वहां से फिर इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी और राजीव गांधी, संजय गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब हो रहे हैं। वो उनकी अपनी वो जाति नहीं है, लेकिन वो गांधी जी की दी हुई है। तो चूंकि गांधी जी की दी हुई है इतने बड़े व्यक्ति को, तो उनकी जाति भी मान सकते हैं। लेकिन एक बात ये भी समझ लो कि हमारा भारत देश ऐसा है कि किसी के देने से कुछ नहीं होता, आदमी को अपनी पात्रता विकसित करनी पड़ती है जी। तो उस गांधी परिवार का, जिसको कहा जा रहा है राजनीतिक परिवार, उसने अपनी पात्रता विकसित की जी। जैसे इंदिरा जी थी, तो इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया, मैं भी आपातकाल का बंदी था जी। तो मैं इंदिरा जी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन इंदिरा जी ने ढेर सारे काम ऐसे किए कि उन्होंने अपनी पात्रता साबित की और पूरी दुनिया में एक ऐसे महिला प्रधानमंत्री के रूप में हुई जिसका मुकाबला आज भी नहीं कोई कर सकता। और एक टाइम में श्रीलंका में गोल्डा मायर और वहाँ पर मार्गरेट थैचर थी ब्रिटेन में, तीनों महिला प्रधानमंत्री। लेकिन खैर उन्हीं के बच्चे राजीव गांधी, संजय गांधी और अब राहुल गांधी, इन सब ने अपनी पात्रता विकसित की है। और हो सकता है हमारी बात से कोई सहमत ना हो, मैं उसको असहमत होने का पूरा अधिकार देता हूँ, लेकिन राहुल गांधी आज की तारीख में बदले हुए एक प्रकार से महात्मा गांधी के रास्ते पर चल पड़े हैं। आम जनता से जुड़ना, आम जनता के सरकारों को आवाज देना, और पूरी दुनिया में वो जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि महात्मा गांधी आज के परिप्रेक्ष्य में महात्मा गांधी को ठीक ठीक राहुल गांधी जी रहे हैं जैसे उन्होंने भारत यात्रा की। और आने वाले समय में इसमें मुझे कोई दो राय नहीं प्रतीत होती कि निश्चित रूप से वो भारत ही नहीं, वो दुनिया के बड़े लीडर साबित होंगे, चाहे प्रधानमंत्री के रूप में साबित हों आज, चाहे वैसे। और एक बात मैं ये भी कहता हूँ कि जो जनता की सेवा जनता का पैसा लेकर के करता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इत्यादि, उसको जनता भूल जाती है। जो जनता से पैसा लेके जनता की सेवा करता है, एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उसको जनता भूल जाती है। लेकिन जो बिना जनता से कोई धन लिए जनता की सेवा करता है, जैसे महात्मा गांधी ने की, विनोबा जी ने की, उसको यह जनता हमेशा स्मरण रखती है जी। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी में संभावनाएं हैं, प्रियंका गांधी में संभावनाएं हैं, सोनिया जी में संभावनाएं हैं। उन लोगों ने अपनी पात्रता विकसित की है जी। और उस पात्रता के आधार पर अपने पद पर है, किसी के एहसान से नहीं है जी। और जो ये कहा जाता है कि उनको उसका राजनीतिक लाभ मिल रहा है, उनको कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिल रहा है। उनका जो कुछ है, कुछ संक्षेप में कहो तो अपना पीसा आटा है उनके पीपे में जी। जी। जो गांधी जी की अगर हम बात करें तो उनके लिए अच्छी और बुरी दोनों ही बातें कही जाती हैं। कुछ लोग उनको अच्छा बोलते हैं और कुछ लोग उनके उसके दूसरे पहलू को देखते हैं, मतलब कहीं ना कहीं। तो एक जो उनकी पुस्तक थी, गांधी जी की एक पुस्तक है जिसका मेरे ब्रह्मचर्य के प्रयोग जी, वो एक पुस्तक है। उस पुस्तक के लिए या फिर उसमें जो उन्होंने जितनी भी अपनी चीजें लिखी हैं, जीवन अपने प्रयोग लिखे हैं बेसिकली, वो उनके लिए बहुत से लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं और कहते हैं कि उस समय पर जब वो प्रयोग चल रहे थे, कई उनके साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया था, शायद वो उस प्रयोग से खुश नहीं थे। तो उस पुस्तक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और प्रयोगों के बारे में जानना चाहूंगी आपसे।
जो लोग भी ये बात कहते हैं पूरी जानकारी के अभाव में करते हैं। जी। मैंने कहा कि जो गांधी जी का दौर था, जो गांधी जी का जीवन था, वो एक ही साथ कई बिंदुओं पर काम करते रहते थे। जैसे बकरी का दूध निकाल रहे हैं और अंग्रेज पत्रकार से बातचीत भी कर रहे हैं, वायसराय से बातचीत भी कर रहे हैं और भी काम कर रहे हैं, ब्रिटिश सम्राट से बात कर रहे हैं, एक मामूली आदमी से भी बात कर रहे हैं। तो उनका जो ब्रह्मचर्य का प्रयोग था, या जैसे कई लोग कहते हैं कि वो लड़कियों के कंधे पर हाथ रख के चलते थे, तो वो लड़कियां कौन थी? उनकी पोतियां थी, आभा गांधी, मनु गांधी। आज भी एक आदमी जब बुजुर्ग हो जाता है तो अपनी पोती और पोते का सहारा लेके चलता है, तो उस पर अगर कोई बकवासबाजी करे तो ये उसकी, तुम्हारे अगर दादा तुम्हारे कंधे पर हाथ रख के चले तो उसमें कोई गलत बात है क्या? गलत बात है क्या? लेकिन वो लोग बिल्कुल ही उनको बदनाम करने के लिए, और खास तौर से वो लोग बदनाम करते हैं जिनका आज़ादी की लड़ाई में या संघर्ष में कोई योगदान नहीं है। जी। गो कि जब गांधी जी थे तो वो एक ऐसे बिंदु पर थे कि वो सब लोग जा करके वहां पर एक हो जाते थे, चाहे वो आरएसएस के लोग थे, चाहे कम्युनिस्ट थे, चाहे अम्बेडकरवादी थे। अभी जल्दी पूना पैक्ट का अभी 24 सितंबर गया है जब पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुआ था। लेकिन गांधी जी के पास सबका समाधान था, क्योंकि वो कट्टर नहीं थे। लेकिन ये उनके अपने निजी जिंदगी में था ब्रह्मचर्य का प्रयोग, कि हम देखें कि हम पूरी तौर से, और जो लोग कहते हैं उनको ये बताना चाहिए कि 40 साल की आयु में, जब गांधी जी ने 40 साल एक आदमी हुआ माना जाता है, तो उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया था। और गांधी जी के आश्रम में रहने के लिए भी एक व्रत ये भी था ब्रह्मचर्य का। तो उन्होंने 40 साल की आयु में ब्रह्मचर्य ले लिया था। और गांधी जी के आश्रम में जब जयप्रकाश नारायण और प्रभावती जी का ब्याह हुआ, तो जयप्रकाश का ब्याह बाद में हुआ, ब्रह्मचर्य का व्रत उन्होंने पहले ले लिया। तो आप देखती होगी कि जयप्रकाश नारायण को कोई पुत्र नहीं है। तो लिखित में ये ब्रह्मचर्य का व्रत लेने के बाद गांधी जी के आश्रम में जयप्रकाश और प्रभावती जी का ब्याह होता है। ये बिना ये परिप्रेक्ष्य जाने जो लोग बकवासबाजी करते हैं तो उनको ये पता नहीं है। और आज भी मैं कहता हूँ कोई बुजुर्ग है तो अपने पोते और पोतियों का सहारा लेकर ही तो चलता है जी। तो उसके लिए इस प्रकार की अवांछनीय और लांछित करने वाली बातें जो लोग करते हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दें, या हम गांधी जी के शब्दों में कहेंगे कि उनको सन्मति दें भगवान जी। लेकिन इसमें इसी पुस्तक में एक और वर्णन भी मिलता है, और बहुत से लोग इसको लेकर भी बात करते हैं कि गांधी जी ने बहुत सारी जो फीमेल मतलब जो लड़कियां थी उनके साथ नग्न अवस्था में वो बैठे थे, इस तरीके की चीज़ें इस पुस्तक में उन्होंने खुद भी लिखी हैं। ये उनके प्रयोग में से एक बोला जाता है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, गांधी जी जहाँ रहते थे, दो चीजें, किसी स्त्री प्रसंग के लिए या किसी रिश्वत इत्यादि लेने के लिए एकांत का होना बहुत जरूरी है जी। ऐसा कहा जाता है कि कंचन और कामिनी का उपभोग आदमी उसी वक्त कर सकता है जब वो निरापद हो, सार्वजनिक रूप से कोई घूस नहीं लेता, और सार्वजनिक रूप से कोई अनुचित संबंध बनाता है जी। लेकिन गांधी जी का जहाँ तक प्रश्न है, तो गांधी जी जहाँ रहते थे सैकड़ों लोगों की नजर में रहते थे। आज जैसे महल और दरवाजे नहीं थे। आप कभी वर्धा जाकर उनका गांधी बापू की कुटी देखो, खुला दरवाजा और सब कुछ। तो और जो महिलाएं थी वहां पर, तो गांधी जी के आश्रम में दो ही रिश्ता था, भाई और बहन का। महिलाओं को बहन कहा जाता था और जो कार्यकर्ता थे उनको भाई कहा जाता था, और सबके साथ एक समान व्यवहार होता था। और ढेर सारी महिलाएं भी थीं। तो मैं नहीं समझता कि इस सिलसिले में ढेर से, अब तो इतिहास की बातें हो गई हैं और हमें अपने महापुरुषों के ऊपर नाहक बिना जाने उनके चरित्र पर कीचड़ उछालने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। हम कोई उनका बचाव नहीं कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि जो चीज़ इतिहास हो गई उसको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, किताबें हैं उस पर उपलब्ध। किसी के कहने पर क्यों जाएं?
लेकिन केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर हमें कोई अपनी राय नहीं बनाना चाहिए। और एक बात ये भी है कि कोई भी बड़ा काम ओछा व्यक्ति नहीं कर सकता। खास तौर से जितने भी क्रांतिकारी हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, अगर व्यक्तित्व में ओछापन है तो आप बड़ा काम कर ही नहीं सकते। वाजपेयी जी की बात याद करिए, छोटे मन से बड़ा काम नहीं किया जा सकता, जो अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे। तो अगर गांधी जी इस प्रकार के कुत्सित विचार वाले होते तो बड़ा काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो लोगों की नज़र में होते थे। आज भी जो सार्वजनिक व्यक्ति होता है, जैसे मैं कहीं भी केला खाते हुए जा सकता हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कहीं भी ऐसे केला खाते हुए नहीं जा सकता। उसको ध्यान रखना पड़ता है लोगों का। तो आजकल के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जिस स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते, गांधी जी हमेशा लोगों की नज़र में होते थे, हर वक्त लोगों की नज़र में होते थे। अगर सोए भी रहते थे तब 10-20 आदमी बाहर देखते रहते थे, इंतजार करते रहते। कभी जाके आप वर्धा आश्रम में उनके सोने के कमरे को देखें, खुली खिड़कियों को देखें, उनके संडास को देखें, जहाँ वो आराम करते थे उसको देखें, जहाँ सरदार पटेल की मालिश इत्यादि करते थे उसको देखें आप, तो आपको लग जाएगा जब पर्दा और खिड़की है ही नहीं तो उनका जीवन, जिसको कहते हैं ना खुली किताब, खुली किताब था, सबके सामने था, सबकी नज़रों के सामने था। और उनकी पत्नी कस्तूरबा वहीं रहती थी। जो महिला लोग आते थे वो कस्तूरबा के साथ रहते थे। जब जमनालाल बजाज ने वर्धा में उनको घर बना के दिया तो गांधी जी का ये कहना था कि भाई 200 रुपये से ज़्यादा नहीं खर्चा होना चाहिए। तो बापू की कुटी बन गई, 200 रुपये में ही बन गई। और जो महिला आते थे तो महिलाएं ठहरती थी कस्तूरबा के साथ, और जो पुरुष आते थे वो के साथ ठहरते थे। तो सब कुछ एक दूसरे के सामने होता था, आंखों के सामने था। और जब उनकी पत्नी उनके साथ ही रहती थी। आज भी क्या है कि जब तक पति पत्नी में संघर्ष न हो तब तक इस प्रकार के अनुचित संबंध, उसकी गैर हाजिरी, उसकी गैर जानकारी में लोग करते हैं। और उनकी पत्नी तो साये की तरह से उनके साथ रहती थी। तो जब वो जो व्यक्ति अपने पत्नी के साथ नहीं रह रहा है, 40 साल की आयु में जिसने ब्रह्मचर्य ले लिया, बहरहाल मैं इस पर ज़्यादा क्या कहूँ। जी महात्मा गांधी जी ने अलग अलग मूवमेंट चलाए, जिसमें क्विट इंडिया मूवमेंट है और भी कई तरीके के मूवमेंट रहे। तो इसी आज़ादी की लड़ाई में जब बात की जाती है कि भगत सिंह की, और भी कई सारे जो नेता रहे, या फिर ये कहें कि आज़ादी के लिए जो स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनके अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग तरीके से तरीके थे जो लड़ाई लड़ने के। तो इसी में सबसे पहले जो एक बात बोला जाता है, भगत सिंह की फांसी का जब जिक्र आता है तो लोग कहते हैं कि क्या गांधी जी उसको रोक नहीं सकते थे? जब वो बात करने भी गए थे तो कई जिक्र मिलता है कि वो बात करने गए लेकिन उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने भगत सिंह की जो रिहाई है उसके ऊपर बात नहीं की, उनकी फांसी को रोकने की कोशिश नहीं की। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं इस पर अपने आमतौर से आलोचकों को ये कहना चाहूँगा कि भोपाल में एक माधवराव सप्रे स्मृति संग्रहालय, समाचार पत्र संग्रहालय है जी। वहाँ जा कर के आपको भगत सिंह के पकड़े जाने से लेकर के उनके फांसी होने तक के प्रतिदिन के अखबार पढ़ लेना चाहिए, किसी की बात पर जाने के बजाय। आज भी देखें, अगर बीजेपी के किसी बात का कांग्रेस अगर समर्थन नहीं कर रही है, या कांग्रेस की किसी बात का बीजेपी समर्थन नहीं कर रही है, तो कांग्रेस के किसी एजेंडे का बीजेपी समर्थन नहीं करे तो बीजेपी दोषी है क्या? बीजेपी दोषी नहीं है। या बीजेपी के किसी एजेंडे का अगर कांग्रेस समर्थन नहीं कर रही है, उसी तरह से जो भगत सिंह का रास्ता था वो गांधी पसंद नहीं करते थे। खास तौर से सशस्त्र क्रांति का समर्थन नहीं करते थे। और जो लोग ये कहते हैं कि गांधी जी चाहते फांसी रुक जाती, तो गांधी जी सरकार थे क्या? ये सोचना चाहिए कि गांधी आज गांधी हैं, उस समय गांधी अभी पूरे तौर से गांधी बने भी नहीं थे। तो गांधी जी कोई सरकार नहीं थे, उनके कोई वायसराय नहीं थे, कोई प्रधानमंत्री नहीं थे, राष्ट्रपति नहीं थे, उनके कहने से उसकी फांसी रुक जाती। और वैचारिक मतभेद था भगत सिंह के रास्ते में और इसमें। लेकिन जब देखा जाए कि जब भगत सिंह को फांसी लग गई तो अखबारों ने क्या कहा, तो आप उस समय के मुझे संयोग से सौभाग्य प्राप्त हुआ है एक पत्रकारिता का विद्यार्थी होने के नाते कि मैंने वो
सारे अखबार एक एक दिन के पढ़े हैं। अच्छा। जो भी पढ़ना चाहे जाके वहाँ पढ़ सकता है। माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय है भोपाल में, पढ़ ले जा करके डेली का डेली अखबार में क्या निकल रहा है। तो जिस दिन भगत सिंह को फांसी हो गई तो आज अखबार क्या लिखता है? आज अखबार लिखता है कि आखिरकार भगत सिंह को फांसी हो गई। आखिरकार भगत सिंह को फांसी हो गई। आज अखबार अपने संपादकीय में लिखता है भगत सिंह के फांसी पर भारत माता का हृदय पाषाण का है। वो निश्चय ही उसके आंख में आंसू नहीं आए होंगे जी। अखबार लिख रहा है भारत माता की आंख में आंसू नहीं आए होंगे, बल्कि भारत माता ऐसा चाहती होगी कि ऐसे लाखों भगत सिंह फांसी पर चढ़ जाए। भारत माता को इंतजार होगा कैसे लाखों लोग फांसी पर चढ़ जाए। और उसी अखबार में गांधी जी का बयान छपा है कि मैं भगत सिंह के सर्वोच्च बलिदान की प्रशंसा करता हूं, लेकिन इस मार्ग से हम भारत को आजाद नहीं करा सकेंगे। हमारे युवाओं की जान चली जाएगी। लिखते हैं कि राज्य की संगठित हिंसा का मुकाबला हम हिंसा से नहीं कर सकते जी। उस बात को आज के आतंकवादियों और नक्सलवादियों के परिप्रेक्ष्य में आप जोड़ के देख लीजिए। अक्सर हमारे गृह मंत्री कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर को ठीक कर देंगे, हम नक्सलवाद को जड़ से समाप्त कर देंगे। नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो विचारधारात्मक संघर्ष है वो बना रहेगा। आप उसको कम ज्यादा कर सकते हैं लेकिन वो बना रहेगा। और जैसे नक्सलवादी हैं, उनका रास्ता क्यों गलत है, नक्सलाइटों का या आतंकवादियों का? आज राज्य बहुत शक्तिशाली हो गया। राज्य की संगठित हिंसा का मुकाबला आप नहीं कर पाएंगे बंदूक के बल पर। आपको जनता को, अगर आपको नक्सलाइटों को अपना ही शासन लाना है तो जनता को जागरूक करके उस तरह से तैयार करना पड़ेगा। गांधी जी ने और कोई बात नहीं की। गांधी जी ने यही कहा कि भगत सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया, लेकिन इस रास्ते से हम देश को आजाद नहीं कर पाएंगे और हमारे युवाओं का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा जी। और आप देखें कि उस जब गांधी आए थे तो उस समय क्या हुआ कि क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे बहुत जोर शोर से। तब तक गांधी का भी प्रभाव उतना जमा नहीं था और उस क्रांतिकारी आंदोलन के प्रभाव में जो सशस्त्र क्रांतिकारी थे, और भगत सिंह का जहां तक सवाल है तो भगत सिंह ने कोई सशस्त्र क्रांति नहीं की। आप देखिए तो अहिंसक तरीके से वो पर्चा फेंकते हुए वो गिरफ्तार हुए। एक प्रकार से गांधी के रास्ते पर ही वो गिरफ्तार हुए जी। और गांधी से उनका कोई वैर विरोध नहीं था, वैर विरोध नहीं था, लेकिन गांधी के रोकने से वो फांसी नहीं रुकती, क्योंकि गांधी कोई सत्ता के प्रतिनिधि नहीं थे। गांधी जी सत्ता के शत्रु थे। हो सकता है उनके कहने से मामला और बिगड़ जाता। तब लोग ऐसे कहते कि अरे इन्होंने बात बिगाड़ दी, होता है ना। और एक अंतिम बात याद रखिए, जो मैनेजमेंट का सिद्धांत है कि सफलता के 1000 पिता होते हैं और असफलता का कोई भी नहीं। एक बार जब असफल हो जाए तो यहाँ हर दूसरे आदमी को आदमी दोषी ठहराता है। उसमें मेरे समझ से गांधी जी का कोई दोष नहीं है, न उनके फांसी होने में न उनके फांसी न होने में जी। और अपनी बात उन्होंने स्पष्ट यंग इंडियन और हरिजन में लिखा कि इस रास्ते से देश को कोई फायदा नहीं होगा जी। एक बहुत प्रचलित कहने वाली बात है जो कि गांधी जी के 3 बंदर, जो आज तक बच्चे भी देखते हैं, एक कान बंद किया हुआ है, एक मुंह और एक आंख। तो इनका क्या अपना महत्व है? क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, और इसके अलावा अगर कुछ है? देखो, एक तो मानवीय सद्गुण है, लेकिन इस पर आजकल एक चुटकुला चला हुआ है। एक चुटकुला आजकल ये चला हुआ है, क्योंकि अभी हम 2024 में बातचीत कर रहे हैं, कि गांधी जी एक दिन स्वर्ग में चित्रगुप्त से पूछे कि हमारे तीनों बंदरों का क्या हाल है, संसार में हमारे तीनों बंदरों का क्या हाल है। तो चित्रगुप्त ने बताया कि आपके तीनों बंदर काफी मजे कर रहे हैं। तो बोला अच्छा क्या होगा, तीनों बंदरों को क्या काम मिला हुआ? तो उन्होंने कहा कि एक बंदर जो आपका अंधा है वो कानून बन गया है, वो कानून बन गया है वहां भारत में। और एक बंदर
जो बहरा है वो सरकार बन गया है, और एक बंदर जो गूंगा है वो जनता बन गई है। तो गांधी के तीनों बंदर कहीं गए नहीं हैं। आज जनता जो है गूंगी बन गई है, बड़ी से बड़े काम सरकार का विरोध नहीं करती है, कानून अंधा होता ही आपने सुना ही होगा, और सरकार बहरी। सरकार कब जनता के सवालों को सुनती है? सरकार तो वही करती है ना जो उसको मन करता है। तो गांधी जी के बंदर कहीं गए थोड़े हैं, गांधी जी के बंदर यही हैं, और 2024 में भी खूब मजे ले रहे हैं गांधी के बंदर। अब अगर ऐसी स्वतंत्रता सेनानियों की अगर मैं बात करूं तो उसमें एक सुभाष चंद्र बोस का भी नाम आता है। कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने ही वो थे जिन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा का नाम दिया, महात्मा दिया, मतलब गांधी से उनको महात्मा गांधी उन्होंने ही कहा। तो लेकिन फिर भी उनके बीच वैचारिक जो मतभेद थे वो हमेशा रहे, दोनों की विचारधारा अलग थी। तो इस बारे में कुछ की कोई वाकया ऐसा है जो जहां इन दोनों के बीच आपसी मतभेद रही हो और किसी बात को लेके इन लोगों में बहस हुई हो? देखिए, पहली बात तो हम महात्मा के बारे में क्लियर कर दें। सुभाष चंद्र बोस ने उनको महात्मा नहीं कहा। सबसे पहले जब वो गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार आए तो गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद जी, जिनको उस समय मुंशी राम जी कहा जाता था, सबसे पहले महात्मा का दर्जा उन्होंने दिया उनको देख करके। उसकी पुष्टि जिन्ना ने की, जिन्ना ने भी उनको महात्मा जी कहा। तो जब जिन्ना उनको महात्मा जी लगे कहने तो उन्होंने उनको कायदे आजम कहा, जिन्ना को। तो जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि महात्मा गांधी ने दी। और जब ये लोग कहने लगे, सभी लोग महात्मा जी कहने लगे। और महात्मा जी क्या है कि भारत में जो लोग भी थोड़ा सा तो बेहतर जीवन जीने लगे, अच्छे से सात्विक तरीके, उसको लोग यहाँ महात्मा कह ही देते हैं। भारत में महात्मा एक सरल शब्द है। हालांकि गांधी ने महात्मा होके दिखाया। इस पर कई किताबें लिखी गई हैं, मोहन से महात्मा होने तक। तो उन्होंने मोहन, बचपन के मोहन से और महात्मा तक का सफर किया और प्रमाणित किया अपने को। भारत एक ऐसा देश है जहाँ साबित करना पड़ता है, बिना साबित किए आपको कोई कुछ मानेगा नहीं। जहाँ इतने छिद्रान्वेषी लोग हैं कि उन्होंने अपने को महात्मा साबित किया। और जहाँ तक सुभाष चंद्र बोस का आपने सवाल उठाया, तो सुभाष चंद्र बोस में और महात्मा गांधी जी में वैचारिक मतभेद थे। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस बंगाल से आते थे और बंगाल क्रांतिकारियों की भूमि रही है, वहाँ कम्युनिस्टों का भी प्रभाव रहा है। तो सुभाष चंद्र बोस ऐसा मानते थे कि सशस्त्र क्रांति से भी देश को आज़ाद कराया जा सकता है। लेकिन गांधी के नेतृत्व को उन्होंने कभी चुनौती नहीं दी, कभी चुनौती नहीं दी, और वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। लेकिन असली बात उस समय आई जब पट्टाभी सीतारामैया कांग्रेस के वाले मामले को लेकर के गांधी और सुभाष में कुछ मतभेद हुआ। और बाद में ये इतिहास सम्मत हो गया कि सुभाष चंद्र बोस अफगानिस्तान के रास्ते और जर्मनी चले गए। और जर्मनी चले गए, और जो आपने आज़ाद हिंद फौज का नाम सुना होगा, तक किसी से पूछो तो कहता है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। भारत में अगर आप पूछोगे तो 90% लोग कह देंगे कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना नहीं की, वो की रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी यहीं देहरादून में सर्वे में काम करते थे। और जब वहाँ बम फूटा दिल्ली में और उनके पीछे सीआईडी और पुलिस यहाँ तक आ गई, तो यहाँ से वो जापान चले गए। और जापान में सोचो कितने बड़े विद्वान रहे होंगे, कैसे हो रहे होंगे कि जापान में जब वो चले गए रास बिहारी बोस, तो जापान सम्राट के घर में रहने लगे और उनकी किसी लड़की या बहन से उन्होंने ब्याह किया। अब सोचो तो एक मामूली आदमी किसी सम्राट के घर जाए रहने लगे, उसकी लड़की या उसके बहन से ब्याह भी कर ले। और वहाँ उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, रास बिहारी बोस ने। आज जब उन आसन्न मृत्यु हुई उनकी, मतलब मृत्यु का टाइम आया, तब उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को बुलवाया। और द्वितीय विश्व युद्ध चल ही रहा था, तो हिटलर को संदेशा गया जर्मनी में, और वहाँ से जापान की देखरेख में हवाई जहाज में, अरे वो पानी वाले जहाज में सुभाष चंद्र बोस लाए गए। और उन्होंने तब सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज
का काम सौंप दिया गया। जी। और ये भी अब इतिहास में दर्ज हो चुका है कि जो आज़ाद हिंद फौज थी वो आ करके म्यांमार के रास्ते और भारत पर उसने हमला किया, उस हमले को दबा दिया गया, उसको सफलता नहीं मिली। तो पुरानी बातें जब हम उठाते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि किसके करने से हुआ। इतना बड़ा देश था, आज़ाद हिंद फौज के प्रति पूरा सम्मान व्यक्त करते हुए सुभाष चंद्र बोस के मेहनत को, उनके परिश्रम को, उनके समर्पण को बिना कम किए हम ये कह रहे हैं कि उसका प्रभाव कितना पड़ा, बहुत थोड़ा सा, उससे देश आज़ाद नहीं हो पाता। और जो गांधी का रास्ता था, एक आम आदमी भी हर जगह जगह खड़ा हो गया और अंग्रेजों को लगा कि अब हम यहाँ शासन नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जो हमने कहा कि अभय होना, अभयता के अस्त्र से, सत्याग्रह के अस्त्र से यह देश आज़ाद हो गया। इसको समझने के लिए बहुत ही दिमाग चाहिए, बहुत ही दिमाग चाहिए, बहुत चिंतन मनन चाहिए, वही आदमी समझ पाएगा। जब तक आपके जीवन में अभयता नहीं है तब तक आप समझ ही नहीं सकते कि अभयता के क्या परिणाम होते हैं। जी। एक वाकया वीर सावरकर जी के साथ भी महात्मा गांधी के लिए बोला जाता है कि वीर सावरकर भी लड़ाई लड़ रहे थे, महात्मा गांधी जी भी लड़ाई लड़ रहे थे। बहुत से लोग ये बोलते हैं वीर सावरकर को काला पानी भेजा गया, लेकिन गांधी जी कभी, वो भी लड़ रहे थे आज़ादी के लिए, वो भी अंग्रेजों के खिलाफ थे, लेकिन वीर सावरकर को काला पानी तक पहुंचा दिया गया, लेकिन गांधी जी कभी क्यों नहीं गए? लगता है कि आपने सारे विवादास्पद प्रश्न मुझसे ही पूछने का आज वो उठ कर लिया है। मैं सावरकर का आदर करता हूँ, ये गांधीवादी होने की वजह से। सावरकर से भी अगर पीछे जाइए तो श्याम जी कृष्ण वर्मा थे, मशहूर देशभक्त भारत के। उन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की, जिन्होंने सावरकर को अपने यहाँ रह के पढ़ाया लिखाया। गांधी भी उनके यहाँ गए, जब शुरू में गांधी गए तो वो भी इंडिया हाउस में 2-4 दिन रहे, लेकिन उनका ऐसा मानना था कि मांसाहारी हो, जरा शरीर ताकतवर बनाए, तब देश के लिए कुछ कर सकता है। तो सावरकर उस स्कूल के थे और सावरकर से कम 3 बार गांधी की मुलाकात हुई है और दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। दोनों में वैचारिक बहुत मतभेद थे। जो गांधीवादी सावरकर के एक विरोध और आलोचना करते हैं उनसे मैं सहमत नहीं हूं। सावरकर अपने ढंग से देशभक्त थे और जब तक वो जीवित रहे उन्होंने अपने ढंग से लोगों को तैयार किया और देश की आज़ादी के लिए अपने ढंग से काम किया। उसके लिए उनको सजा भी हुई, काला पानी गए इत्यादि। और ये भी बात सही है कि वो माफ़ी मांग के छूटे, माफ़ी मांग के छूटे। उनके 3 माफ़ीनामे मेरे पास भी रखे हुए हैं, कोई अगर देहरादून में देखना चाहे तो। माफ़ी मांग के छूटे। अब रह गई बात, सवाल है कि लेकिन माफ़ी किसके लिए मांगा उन्होंने? माफ़ी उन्होंने इस देश के भविष्य के लिए मांगा। उन्होंने इसलिए मांगा कि अगर जेल में ही अपनी जिंदगी खत्म कर देंगे तो इस लड़ाई को कौन लड़ेगा, इसलिए माफ़ी मांगा। तो इसलिए हम सावरकर को देशभक्त मानते हैं। लेकिन सवाल वही है कि उनका रास्ता गलत था और गलत है। उस रास्ते से देश को आज़ाद नहीं कराया जा सकता। और देखो, किसी को किसी ने नहीं रोक रखा था। अंबेडकर का रास्ता था, कम्युनिस्टों का रास्ता था, सावरकर का रास्ता था, आरएसएस का रास्ता था। किसको किसने रोक रखा था? हिंदू महासभा का रास्ता था। लेकिन अंत में आज़ादी तो गांधी के रास्ते से ही मिली ना, और उस रास्ते से मिल गई जिसका लोग उपभोग कर रहे हैं। हम पूरे सम्मान, अभी भगत सिंह की जयंती आने वाली है, उनकी 117वीं जयंती 28 सितंबर को मनाई जाएगी। हम भी उसके आयोजक हैं। लेकिन भगत सिंह के रास्ते से आज़ादी नहीं मिल पाई, आरएसएस और सावरकर के रास्ते से नहीं मिल पाई, अंबेडकर के रास्ते से नहीं मिल पाई, और कम्युनिस्टों का जो बहिष्कार था उससे नहीं मिल पाई, हिंदू महासभा के रास्ते से नहीं मिल पाई, जिन्ना के रास्ते से नहीं मिल पाई। तो अंत में जिसके रास्ते से मिली आज़ादी, मैं बिना किसी लाग लपेट के कह रहा हूँ, तो महत्व तो उसी को जाएगा ना जो करके लाएगा। आपका सिद्धांत कितना अच्छा था, बहुत अच्छा था, लेकिन आपको नहीं मिली ना सफलता। जैसे आईएएस है, भाई कैसे भी एक आदमी आईएएस बना और एक नहीं बन पाया। अब नहीं बन पाया तो कितना भी अपने पक्ष में तर्क दे तो उसको नहीं माना जाएगा ना। तो सावरकर का रास्ता तब भी गलत था और आज भी गलत है। आज भी गलत है जो उसके रास्ते पर चलते हैं, क्योंकि इस देश में
धर्म आधारित भेदभाव का रास्ता इस देश को तोड़ देगा, तोड़ देगा। तो इस पॉडकास्ट को समापन की ओर लेके चलते हैं एक सवाल के साथ कि गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से लौटे तो कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में उनकी वेशभूषा अलग थी और भारत में प्रवेश करते ही वापस उनकी वेशभूषा बदल गई। कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी जैसा पीआर स्टंट शायद अब लोग कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने उस जमाने में कर दिया, क्योंकि उस समय वो जब वहाँ गए तो वो एज ए बैरिस्टर गए और बैरिस्टर गए उन्होंने पूरा अटायर वही अंग्रेजी कपड़े वो पहना करते थे। जैसे वो भारत लौटे तो उनके कपड़े बदल गए। तो इस बात पर क्या कहना चाहेंगे आप? एक कहावत है, जैसा देश वैसा वेश। तो दक्षिण अफ्रीका जब वो गए तो एक बैरिस्टर की हैसियत से गए, उनका पाश्चात्य ड्रेस था। भारत में भी आए तो पाश्चात्य ड्रेस में ही आए वो। लेकिन जब भारत भ्रमण किया उन्होंने और भारत की जनता की दीनहीनता और दुर्दशा देखी तो उन्होंने स्वेच्छा से अपने वो वस्त्र, पश्चिमी वस्त्र त्याग दिए। दक्षिण अफ्रीका और यहाँ के बीच में जो परिवर्तन हुआ, भारत तो एक प्रकार से गांधी जी को बहुत हद तक भुला चुका है आज की तारीख में, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जहाँ उन्होंने इसके प्रारंभिक प्रयोग किए, और जब वहाँ नेल्सन मंडेला बन गए राष्ट्रपति, तो आपको ध्यान होगा कि नेल्सन मंडेला यहाँ भारत रत्न का पुरस्कार लेने के लिए आए। तो जब भारत रत्न का पुरस्कार लेने आए तो पत्रकारों ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने अपने भाषण में भी कहा था कि इस देश में और पूरी दुनिया में एक विश्व रत्न है महात्मा गांधी, एक भारत रत्न है महात्मा गांधी। हमको जो आप दे रहे हैं वो भारत रत्न सम्मान है, भारत रत्न नहीं, वो भारत रत्न सम्मान है। और जो सचमुच भारत रत्न था उसको आपने भारत रत्न नहीं दिया है, लेकिन उस एक भारत रत्न पर आपके सारे भारत रत्न न्यौछावर किए जा सकते हैं। ये नेल्सन मंडेला ने कहा। भारत के लोग क्या कहते हैं उस बात को छोड़िए। और नेल्सन मंडेला एकमात्र ऐसे उदाहरण है कि जब एक टर्म वो बने राष्ट्रपति तो दूसरे टर्म उन्होंने अपने सेकंड आदमी को सत्ता सौंप दी। पत्रकारों ने पूछा कि आपका पार्टी में बहुमत है, देश में लोकप्रियता है, मजबूत सरकार है, आप सत्ता क्यों सौंप रहे हैं? ये भारत के सत्ता लोलुप नेता इस बात को नहीं समझ सकते। तो नेल्सन मंडेला का जवाब था कि हमने महात्मा गांधी से यही सीखा कि अपना काम हो जाने के बाद हमको अपने को नेपथ्य में कर लेना चाहिए। यदि हम अपने को नेपथ्य में नहीं करेंगे तो इतिहास का कूड़ेदान हमको नेपथ्य में कर देगा। इसलिए हमको स्वेच्छा से अपने को नेपथ्य में कर लेना चाहिए। मेरा काम पूरा हो चुका। इस बात से आप गांधी जी को उस बात को जोड़िए कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। नहीं खत्म किया कांग्रेस को, ताकि कांग्रेस को तमाम बातें सुनने को मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। गांधी को समझना, गांधी को जीना और गांधी हो पाना एक बहुत बड़ी बात है। जैसे किसी दूसरी दुनिया का आदमी था, जैसा कि आइंस्टीन ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां कभी भरोसा नहीं करेंगी कि हाड़ मांस का आदमी कभी इस धरती पर ऐसे चलता था। और वो कविता, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, चल पड़े जिधर दो पग डग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। ख्याल तो करिए, एक वक्त वो भी था कि गांधी का डगमगाती लाठी और जिस तरह करोड़ों करोड़ों लोग उस रास्ते पर चल पड़े। लेकिन भारत कृतज्ञों का भी देश है। यहाँ लोग अपने माँ बाप के प्रति कृतज्ञता नहीं व्यक्त करते तो गांधी के प्रति क्या कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। मुझे अफसोस है उन लोगों के ऊपर जो गांधी के बारे में अनुचित बातें कहते हैं, जो इस देश को, इतने सुंदर देश को आज़ाद करा करके दे करके चला गया। उसने क्या लिया? कुछ भी नहीं। जी। तो ये 2 या 4 पंक्तियाँ कोई कविता गांधी जी की या फिर कुछ लिखा हुआ जिसके साथ इस पॉडकास्ट को समापन करेंगे। आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने गांधी जी पर बात की थी। आजकल गांधी पर कौन बातचीत करना चाहता है। आपके चैनल का धन्यवाद, आपका धन्यवाद। जी धन्यवाद।